नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हंसाएंगी, कुछ रुलाएंगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएंगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी है माँ, पिताजी ने अपनी वसीयत में आपको मेरे नाम कर दिया है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बड़े भाई सुदर्शन सक्सेना कानपुर में रहते हैं। माँ साथ है। संजय छोटा भाई बंगलौर में रहता है। सुदर्शन का फ़ोन संजय के पास आता है। हेलो संजय। हाँ जी भैया, कैसे हैं? हम तो ठीक हैं, लेकिन डैडी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ डैडी को? 3-4 दिन से फीवर आ रहा है। डॉक्टर से दवाई ले आए थे, मगर ज़्यादा आराम नहीं मिला। परसों अचानक सांस फूलने लगी तो डॉक्टर ने जांच कराने को कहा। जांच की रिपोर्ट में कोरोना निकला। अब उसका इलाज शुरू हुआ है। हो सकता है हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़े। चिंतित होते हुए, अरे खैर आप लोग तो हैं ही, मेरी जो ज़रूरत हो तो बताइएगा। अच्छे से अच्छा इलाज कराइएगा। मम्मी है क्या? सुदर्शन ने कहा, हाँ लो बात करो, फ़ोन देता हूँ। संजय ने कहा, मम्मी चिंता मत करना, डैडी ठीक हो जाएंगे। वो धीरे से बोलती है, हाँ बेटा। संजय ने कहा, ठीक है, फिर बताती रहना। फ़ोन वापस देती हैं और उठकर जाती हैं। घर के बाहर लेडीज़ के रोने की आवाज़ आ रही है। सब ज़मीन पर बैठे हैं। डैडी की डेथ हो गई है। डेड बॉडी ज़मीन पर वाइट चादर में है। अगरबत्ती जल रही है। रोने की आवाज़ तेज़ हो जाती है। सुदर्शन उठकर बाहर आते हैं और संजय को फ़ोन मिलाते हैं। संजय ने कहा, जी भाई साहब। सुदर्शन रोने लगते हैं। संजय, क्या बात है भाई साहब? संजय घबरा जाते हैं। सुदर्शन ने कहा, डैडी नहीं रहे संजय, और फ़ोन पर ही रोने लगते हैं। ओह डैडी, आंखों में आंसू। भैया मैं कोशिश करता हूँ, कोरोना की वजह से सब बंद है, फिर भी मैं देखता हूँ। मम्मी का ध्यान रखिएगा। फूट फूट कर रो पड़ता है और फ़ोन काट कर रोने लगता है। सुदर्शन फ़ोन जेब में रखते हुए आंसू पोंछते हुए भीतर आते हैं। माँ रोती हुई कहती है गीता से, सबको खबर कर दी? गीता ने कहा, जी माँ जी, इन्होंने सबको मैसेज कर दिया है, मगर सब लोग कोरोना की वजह से आने को मना कर दिए हैं। कुछ लोग बाहर से ही प्रणाम करके चले जाते हैं और कुछ लोगों के साथ अंतिम संस्कार का क्रियाक्रम संपन्न होता है। रात में संजय का फ़ोन आता है। सुदर्शन जी की पत्नी गीता उठाती है। हेलो। हाँ भाभी, डैडी का अंतिम संस्कार हो गया? गीता सिसकते हुए कहती है, हाँ 2 बजे। संजय ने कहा, भैया कहाँ है? बाहर कोई आया है। अच्छा अच्छा, जैसा हो बताते रहिएगा। गीता ने कहा, ठीक है। माँ से बात करा दीजिए। हाँ फ़ोन देती हूँ। बेटा तू आता तो? हाँ हाँ, अच्छा मैं कैसे भी आता हूँ माँ, कोशिश करता हूँ। संजय ने फ़ोन पर अपने सहकर्मी रंजन से कहा, मैं बोल रहा हूँ संजय, मैं घर जा रहा हूँ, पापा नहीं रहे। ऑफिस में मेल कर दी है, बाकी तू संभाल लेना। कार से ही निकल जाऊँगा, जो भी हो मुझे जाना है। संजय कानपुर पहुँचता है। घर आता है, घंटी बजाता है। सुदर्शन जी निकलते हैं। पैर छूता है, अंदर आता है। भाभी के भी पैर छूता है। माँ आती है, रो पड़ती है। संजय उन्हें संभालता है। फिर भाभी पानी लेकर आती हैं। दोनों भाई बैठे चाय पी रहे हैं। संजय ने कहा, भाई साहब आगे, मेरा मतलब डैडी की तिरहमी। सुदर्शन ने कहा, तुम्हारे आने का कुछ पक्का नहीं था, तो हम लोगों ने कल चौथा कर दिया। संजय सदमा सा खा जाता है। तीसरे ही दिन थोड़ा वेट कर लेते, मैं भी पूजा में बैठ जाता। वो कोरोना का टाइम है, सब ने कहा, और हमने भी घर को सैनिटाइज करना ठीक समझा। हम तीनों ही बैठे और घर में हवन कर लिया। संजय निराश होकर उठ जाता है। सुदर्शन ने कहा, बैठो, कहाँ जा रहे हो? संजय ने कहा, मैं ज़रा माँ के पास बैठूंगा। माँ रोते हुए कुछ कह रही हैं। संजय सिर झुकाए सुन रहा है। माँ फिर रोने लगती हैं। संजय माँ को चुप कराता है और ढाढ़स बंधाता है। दूसरे दिन सुबह माँ पूजा कर रही हैं। सुदर्शन, उनकी वाइफ और संजय तीनों लोग बैठे हैं। गीता ने कहा, भैया हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की, मगर कुछ न हुआ। हॉस्पिटल, डॉक्टर, पैसा हर तरह से लगे रहे, कोई साथ चलने वाला नहीं था। संजय ने कहा, मैं समझता हूँ भाभी,
पैसे की कोई बात नहीं, आप लोगों का सिर पर हाथ है। वैसे क्या खर्चा हुआ होगा, बहुत महंगा इलाज है ये तो। सुदर्शन ने कहा, अरे छोड़ो इन बातों को। नहीं भैया, मैं तो जस्ट पूछ रहा हूँ। सुदर्शन ने थोड़ा संकोच और हिचकिचाते हुए कहा, करीब 3 लाख रुपए लग गए। दवाइयाँ महंगी थी और हॉस्पिटल और डॉक्टर भी। संजय ने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आधा मैं दे दूँगा। मेरा फ़र्ज़ है, ड्यूटी है। काश मैं आपके साथ खड़ा हो पाता। गीता ने कहा, साल भर से तो हम लोगों के पास ही हैं। अच्छा चलो खाना खा लो। संजय थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है मगर चुप रहता है। मम्मी को बुला कर लाता है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। सुदर्शन ने कहा, संजय तुम उस कमरे में सो जाओ। ठीक है, मैं थोड़ा देर मम्मी के पास बैठूंगा, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। आप जाइए, सो जाइए। संजय माँ के कमरे में जाता है। माँ बिस्तर पर बैठी हैं। पास में कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। कुछ बातचीत करता है, सांत्वना देता है। मम्मी, डैडी को बहुत तकलीफ़ हुई होगी, संजय ने कहा। हाँ, बुखार, सांस फूलना तो रहा। अचानक रात को सीने में तेज़ दर्द बताया। एम्बुलेंस बुलवाई, जब तक आती उसके पहले ही चले गए। हॉस्पिटल नहीं गए, संजय ने कहा। मम्मी ने कहा, टाइम ही नहीं मिल पाया, मौका ही नहीं दिया। संजय ने कहा, भैया तो कह रहे थे कि बहुत खर्चा हुआ। खर्च जो दवाइयों वगैरह और डॉक्टर की फ़ीस, हाँ 8-10 हज़ार तो हुआ ही होगा। संजय ने कहा, हाँ। मम्मी ने कहा, बेटा अच्छा हुआ तू आ गया, मुझे अपने साथ ले चल। अब मेरा यहाँ कुछ नहीं, मैं जैसे तैसे तेरे साथ रह लूँगी। संजय ने कहा, हाँ हाँ मम्मी, जैसे तैसे क्यों, सब तुम्हारा है। साल भर आप लोग यहाँ रहे, मुझे बहुत याद आती थी, मैं आपको लेने ही आया हूँ। मम्मी ने कहा, बेटा कहना नहीं चाहिए, खैर जाने दे। मैं तुझे एक अच्छा उस ड्रॉर में एक फ़ाइल है, निकाल। संजय फ़ाइल निकालता है। मम्मी फ़ाइल उसके हाथ से ले लेती हैं और कहती हैं, ये फ़ाइल तेरे डैडी ने लिखी थी। वो इन लोगों के व्यवहार से खुश नहीं थे। मन में गुस्सा तो बहुत रहता था मगर कभी बोले नहीं। तू इसको संभाल के रख, ले घर पहुंचकर पढ़ना। चल अब रात हो गई है, सो जा। दूसरी तरफ सुदर्शन और गीता अपने कमरे में। गीता ने कहा, ये बताइए। सुदर्शन ने कहा, क्या? हिचकिचाते हुए, अब आगे क्या होगा? देखो अभी तो कुछ बात नहीं हुई, पता नहीं बात करना ठीक है कि नहीं, देखेंगे। गीता ने कहा, और तो छोड़ो होता रहेगा, मगर ये मकान है, आधा हिस्सा उनका है, एक न एक दिन बात ज़रूर उठेगी। सुदर्शन ने कहा, अब अगर मैं बात चलाऊं तो मान लो अगर वो कहे कि आप आधी कीमत मुझे दे दीजिए और मकान अपने ही पास रख लीजिए, तो मैं 40 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? आज की तारीख में 80 लाख की कीमत है मकान की। उससे अच्छा है कि मैं बात ही नहीं करूं, जब बात उठेगी तो देखेंगे। एक काम कर सकते हैं, मम्मी को अपने ही पास रख ले, जब तक वो हैं तब तक तो कुछ होगा नहीं। सुदर्शन ने नाराज़ होकर कहा, कल तक तुम्हें उनकी हर बात से दिक्कत थी और हर बात की शिकायत, और आज अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करने को तैयार हो। माँ को साथ में रखने के लिए उसको माँ मानना पड़ता है। गीता ने बात काटते हुए कहा, तो कहाँ जाओगे, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? अगर वो उल्टे तुम्हें पैसे देकर मकान रख लें तो? अगर वो कहें कि इसे बेच देते हैं तो? बेचने चलोगे तो कौन खरीदेगा कोरोना के टाइम में? और 40 लाख तुम्हें मिल भी गए तो क्या खरीदोगे? ढंग का मकान तो मिलने से रहा इतने पैसों में। सुदर्शन ने झुंझलाते हुए कहा, तो तुम ही बताओ क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अच्छा चलो सो जाओ। चादर ओढ़ कर लेट जाते हैं। गीता बैठी रहती है, चिंतित होकर फिर लेट जाती है मगर उसे नींद नहीं आती। सुदर्शन दूसरी तरफ करवट लेते हैं, सीधे हो जाते हैं, दोनों हाथ सिर के पीछे रखे चिंतित होकर सोचते हैं। संजय भाई साहब को चेक देता है। भाई साहब, ये 1.5 लाख रुपए का चेक है, और कुछ बात हो तो बताइएगा। सुदर्शन ने कहा, नहीं और कुछ नहीं, जो है ठीक है, 3 लाख लगे थे। सुदर्शन चुपचाप चेक रख लेते हैं। संजय खड़े खड़े चलने लगता है। भाई साहब, एक बात कहनी थी। सुदर्शन ने कहा, बैठो बताओ, तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। कुछ लोगे, आओ बैठो। संजय ने कहा, जी नहीं, बैठो कुछ बातचीत करेंगे, मन हल्का हो जाएगा।
बॉटल निकालते हैं, ग्लास वगैरह पैक बनाते हैं। संजय सिर झुकाए बैठा है। हाँ बताओ, सुदर्शन ने कहा। संजय सिर उठाकर कहता है, भाई साहब मैं माँ को अपने साथ ले जाऊँगा, थोड़ा मन बहल जाएगा, यहाँ डैडी जी की याद से बाहर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तुम जैसा चाहो, वरना यहाँ कोई दिक्कत तो है नहीं। और कैसा चल रहा है तुम्हारा स्टार्टअप? अच्छा है, जॉब से तो अच्छा है, खुद डिसीजन ले सकते हैं। प्रॉफिट में आ गया प्रोजेक्ट? हाँ, धीरे धीरे बढ़ रहा है। सुदर्शन ने कहा, प्रॉफिट में आ गया तुम्हारा प्रोजेक्ट? संजय ने कहा, हाँ ठीक है। सुदर्शन ने कहा, अरे पीते भी चलो, बैठे क्यों हो? जी जी। क्या सैलरी निकाल लेते हो? सुदर्शन ने पूछा। संजय आश्चर्य से चौंकता है, मगर आश्चर्य को दबा जाता है। 3 लाख के करीब है। वेरी गुड गुड। हम तो भाई पेंशन वाले ही होके रह गए। नौकरी में रिटायरमेंट के बाद आदमी दूध की मक्खी हो जाता है, न घर में कदर न दफ्तर में। जिंदा है का सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, तब बनती है पेंशन। संजय ने कहा, नहीं भाई साहब, सब ठीक ही तो है। आपकी तो फिर पेंशन है, एक सिक्योरिटी। हमारे प्राइवेट काम में तो रिटायरमेंट के बाद कोई अरेंजमेंट है ही नहीं। जो बचाया वही सहारा है। कब किसका ले ऑफ हो जाए, किसका प्रोजेक्ट फेल हो जाए, कुछ पता नहीं। इसलिए हमें कम उम्र में ही फ्यूचर की तैयारी करनी पड़ती है। हमारी पेंशन का ज़रिया हमारी खुद की इकट्ठी की हुई कमाई है। हाँ, डैडी ने तुम्हें इस काबिल तो बना दिया। हम तो बस घर से बाहर निकलने लायक ही नहीं रहे। सारी ज़िंदगी रोटी कपड़ा घर गृहस्थी के झमेले, तुम अपने फैसले ले लेते हो। यहाँ तो ज़िंदगी डैडी की ये ना करो वो ना करो में गुजार दी। संजय को थोड़ा खल जाता है। भैया जिस स्कूल में आप पढ़े उसी में मैं भी पढ़ा। जो खाना घर में बना सबने खाया। आप बड़े हैं, जो चाहे समझे, वरना डैडी ने कभी किसी में फ़र्क नहीं किया। कुछ दिया ही होगा, मांगा कभी नहीं। सुदर्शन को गुस्सा आ गया। न मांगने से करना नहीं पड़ता क्या? कंबाइंड फैमिली में रहे नहीं हो ना, इसलिए जानते नहीं हो। 1000 गम खाने पड़ते हैं, मन मारना पड़ता है। देखो भैया, शायद आप ठीक कहते हो, लेकिन क्या बनना है ज़िंदगी में वो उन्होंने न कभी आपसे कहा न मुझसे। एक तरह से हमेशा छूट ही दी। एक सीधी सादी ज़िंदगी गुजर के चले गए, और एक हम कि उनके लिए कुछ न कर पाए। न 13वीं। एक घूंट में सारी दारू गुटक जाता है और उठता है। अरे बैठो, कहाँ जा रहे हो? बस भाई साहब, मेरा तो बहुत हुआ, गुड नाइट। अगले दिन घर के बाहर गाड़ी खड़ी है। संजय पीछे डिग्गी में सामान रख रहा है। सुदर्शन और उनकी पत्नी गीता खड़े हैं। संजय विदा लेते हुए उनके पांव छूता है। माँ सुदर्शन और उनकी वाइफ से हाथ जोड़कर, अच्छा बेटा खुश रहो, दोनों माँ के पांव छूते हैं। माँ गाड़ी में बैठने को होती है तभी मुड़ती है। कोई गलती हुई हो तो भूल जाना बेटा। गाड़ी में बैठकर संजय और माँ चले जाते हैं। सुदर्शन और गीता अंदर आते हैं। सुदर्शन गहरी सांस लेते हुए बैठते हैं। चाय बना लो। हाँ, अभी बना लाई। मगर गीता अंदर से एक फाइल लेकर आती है। देखो ये क्या है? संजय के रूम में पड़ी थी। सुदर्शन ने कहा, अरे ये तो डैडी की वसीयत है, पढ़ते हुए। अरे ये तो मकान संजय के नाम कर दिया है डैडी ने। क्या कह रहे हो? वही हुआ ना, अब कहाँ जाएंगे? माथे पर हाथ रखकर चिंतित स्वर में कहती है। सुदर्शन एक लिफाफा देखता है। ये क्या है? शायद संजय की चिट्ठी है। लेटर निकाल करके पढ़ने लगता है। लेटर ऑफ संजय। रिस्पेक्टेड भाई साहब, माँ ने बताया कि डैडी ने ये विल लिखी है। आपके आशीर्वाद से मुझे मकान पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं नहीं समझ सका कि आप हम सब से इतने खफा क्यों हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि ज़रूरत में हम आपके काम न आते। खैर, मैं ये मकान का मालिकाना हक पूरी तरह से आपको देता हूँ, जिसके पेपर्स बनवाकर मैं भेज दूँगा। बस अब मेरा माँ के अलावा किसी से और इस घर से कोई वास्ता नहीं रहा। जो बाकी 1.5 लाख रुपए का डैडी के इलाज का खर्च था, उसकी चेक भी छोड़ जा रहा हूँ। सुदर्शन व उसकी पत्नी हक्के बक्के रह गए, शर्मिंदा से सिर झुकाए हुए। कार हाईवे पर चली जा रही थी। संजय ड्राइव कर रहा था और माँ पीछे बैठी है। संजय, तूने फाइल संभाल कर रख ली है? उसकी ज़रूरत नहीं है माँ। बेटा, तेरे डैडी की वसीयत थी उसमें।
माँ, डैडी ने वसीयत में तुमको मेरे नाम किया है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ सब कुछ जानती थी। वह अपने बेटे की दरिया दिली देखकर मुस्कुराने लगी। संजय भी उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, माँ, तुम्हारी इस मुस्कुराहट पर तो मैं दुनिया कुर्बान कर दूँ। फिर एक घर क्या चीज़ है। दोस्तों, ऐसे बेटे बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं जो अपने माँ बाप की इस हद तक कद्र करें। आपको संजय का फैसला कैसा लगा? यह कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।